नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव भारत का जनरल इलेक्शन अब खत्म हो चुका है। तो सारी पॉलिटिकल डिबेट्स और शोर शराबे से अलग हटकर आज हम सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो यही आंकड़े बताते हैं। चलिए देखते हैं कि 2024 के इस फैसले का, इन नंबर्स का भारत के लिए क्या मतलब है। हाँ, तो इस पूरी चर्चा का बेस है ऑफिशियल डेटा, जो 4 जून को रिजल्ट्स के साथ जारी किया गया। तो चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि देश के वोटर्स ने क्या फैसला सुनाया है। तो सबसे पहले वही सबसे बड़ा सवाल, जीता कौन? आइए देखते हैं कि इस बार बाजी किसने मारी और नई संसद की तस्वीर कैसी दिख रही है। रिजल्ट्स देखें तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है 272 का यानी मेजॉरिटी का, उससे थोड़ा पीछे रह गई। इसका मतलब साफ है, देश में अब गठबंधन की राजनीति का एक नया दौर शुरू हो रहा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ एक काफी सॉलिड कमबैक किया है। और सिर्फ यही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी रीजनल पार्टीज ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही डाइवर्स पॉलिटिकल पिक्चर सामने आई है। लेकिन पार्टियों से हटकर कहानी का असली हीरो तो वोटर है ना? असली ताकत तो वही है। तो सवाल ये है कि कितने लोगों ने वोट डाला। चलिए अब वोटर टर्नआउट के नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो पूरे देश का एवरेज वोटर टर्नआउट रहा 65.79%। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है करोड़ों लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ये नेशनल एवरेज पूरी कहानी नहीं बताता। जब हम अलग अलग इलाकों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। और ये फर्क छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का है। सोचिए, एक तरफ है लक्षद्वीप, जहां रिकॉर्ड तोड़ 84% वोटिंग हुई। ये दिखाता है वहां के लोगों का जबरदस्त इंगेजमेंट। और दूसरी तरफ है बिहार, जहां टर्नआउट सिर्फ 56.19% रहा। इससे साफ पता चलता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में वोटर्स का जोश कितना अलग हो सकता है। हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता ही है। कुछ सरप्राइजेस, कुछ नए रिकॉर्ड्स, और 2024 का इलेक्शन इस मामले में काफी दिलचस्प रहा। चलिए कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले रिजल्ट्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स देखते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब वोटर्स को अपने सारे कैंडिडेट्स में से कोई भी पसंद नहीं आता? जब वो कहते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। इस बार इसका एक कमाल का एग्जाम्पल देखने को मिला। ये नंबर देखिए, 2,18,674। इतने वोट इंदौर में नोटा को मिले। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। ये लोकसभा चुनाव के इतिहास में नोटा के लिए एक नया नेशनल रिकॉर्ड है। साफ है कि वहां वोटर्स ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया। इस नंबर को आसान भाषा में समझें तो पिछला रिकॉर्ड 2019 का था, करीब 51,000 नोटा वोट्स का। इंदौर में जो नंबर है वो उससे 4 गुना से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं, एक बहुत बड़ा लीप है। और इंदौर की कहानी सिर्फ नोटा पर खत्म नहीं होती। इसी सीट ने एक और जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया, और वो है जीत के मार्जिन का। ये नंबर है 11,75,092। बीजेपी के शंकर लालवानी ने इंदौर सीट को इतने मैसिव मार्जिन से जीता। ये इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। बिल्कुल ही एक तरफा मामला। तो ठीक है, रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स की बात हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर इस नई लोकसभा में कौन लोग हैं। चलिए 18वीं लोकसभा के मेंबर्स का एक प्रोफाइल देखते हैं। इस नई लोकसभा के मेंबर्स की एवरेज एज है 56 साल। मतलब एक अच्छा खासा मिक्स है, एक्सपीरियंस का भी और नए जोश का भी। और ये डाइवर्सिटी देखिए, एक तरफ 25 साल के 3 नौजवान एमपीज हैं, तो दूसरी तरफ 82-83 साल के वेटरन नेता भी। सही मायनों में इस लोकसभा में हर जेनरेशन की आवाज है। अब बात करते हैं महिला प्रतिनिधित्व की। इस बार कुल 74 महिलाएं एमपी बनकर संसद पहुंची हैं। ये नंबर इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। हाँ, हालांकि ये नंबर 2019 से थोड़ा सा कम है, जब 78 महिला एमपीज चुनी गई थीं। तो ये हमें याद दिलाता है कि जेंडर इक्वालिटी की दिशा में अभी भी सफ़र लंबा है। और अब आखिर में आते हैं इस इलेक्शन के सबसे हिस्टोरिकल आउटकम पर। एक ऐसा नतीजा जिसका असर आने वाले कई सालों तक भारत की राजनीति पर दिखेगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ एक ही शख्स ने किया था,
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3 टर्म पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे पीएम बन गए हैं। ये उन्हें इतिहास में एक बहुत खास जगह देता है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है ये ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल और दूसरी तरफ है गठबंधन सरकार का नया दौर, जहां पावर शेयर करना जरूरी है। तो इस नए पॉलिटिकल सिनेरियो में ये तीसरा टर्म आखिर भारत के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? इस सवाल का जवाब तो अब वक्त ही देगा।